सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में फिशरी का शोबा एक अहम तब्दीली के मरहले में दाखिल हो रहा है। हाल ही में हुकूमत ने 2 बड़े इकदाम किए हैं। कराची में पाकिस्तान का पहला फिशिंग टेक्नोलॉजी म्यूजियम और माही दोस्त डिजिटल ऐप का इजरा हुआ है और ये दोनों इकदाम सिर्फ नुमाइशी नहीं है बल्कि फिशरीज़ को जदीद और पायदार बनाने की कोशिश समझे जा रहे हैं। फिशिंग टेक्नोलॉजी म्यूजियम जहां माजी को मुस्तकबिल से जोड़ता है, वहीं पर रिवायती फिशरी के तरीकों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI के अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेट और साइंसी तहकीक को एक जगह शोकेस किया गया है। अब जो गैर कानूनी और एथिक्स को नज़रअंदाज करते हुए की जाने वाली फ़िशिंग है, उससे पाकिस्तान और ख़ित्ते को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अरबों डॉलर का ये सालाना नुकसान पहुंचाती है और ये म्यूज़ियम ऐसे मसाइल के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। फिशिंग का दूसरा बड़ा इक़दाम माहीगीरी दोस्त ऐप है। एक गेम चेंजर ये ऐप साबित हो सकती है। ये ऐप ब्लॉकचेन और GPS के ज़रिए मछली के शिकार से लेकर एक्सपोर्ट्स तक मुकम्मल रिकॉर्ड रखती है और इससे यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका और दीगर आलमी मार्केट्स के सख्त कवानीन पूरे करना आसान हो जाएगा और छोटे माहीगीर भी बराह रास्त आलमी मार्केट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिशरी को लाहक मसाइल बहुत ही पेचीदा और चैलेंजिंग है। इस वक्त माहीगीरी पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 1% और ज़रूरी शोबे में 4% हिस्सा डालती है। बराह रास्त 10 लाख से ज़ायद अफराद और इनडायरेक्ट तौर पर 15 लाख अफराद का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता है। इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स तकरीबन $500 मिलियन सालाना पर ही रुकी हुई हैं, जिसकी बुनियादी वजह तवानाई का बहरान है और ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मुल्क में 100 से ज़ायद फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, मगर उनकी अक्सरियत कराची तक ही महदूद है और इसके अलावा बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस शोबे में काफ़ी पीछे रह गए हैं। साल 2024-25 में 3 लाख टन मछली और फिश प्रोडक्ट्स प्रोसेस की गई, जिसमें से 30% खाने के लिए और 40% पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल की गई और बाकी रह जाने वाली मुल्की मार्केट में फ़रोख्त हुई। तो अब फिश की एक्सपोर्ट्स में दुनिया भर की 40 मार्केट, जिनमें गल्फ के साथ साथ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका और यूरोपीय मार्केट भी शामिल हैं। इसके बावजूद इस शोबे की एक्सपोर्ट्स तो टोटल $500 मिलियन की हद से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। दुनिया भर में फिशरीज़ की तिजारत $195 अरब तक पहुंच चुकी है और फीकस खपत मुसलसल बढ़ रही है, यानी आलमी मार्केट मौजूद है। मसला हमारी तैयारी और होमवर्क का है। फिशरी में प्रोसेसेस के दौरान इसके बाद रेफ्रिजरेशन और कोल्ड चेन मेंटेन करने के मसाइल तवील मुद्दत से हल तलब हैं। अब अगर बिजली सस्ती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, डिजिटल रिफॉर्म्स हों, तो जाहिर है इस नेटवर्क को पूरे मुल्क में फैलाया जाए तो फिशरी पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी का एक मजबूत सतून बन सकती है। इसमें पोटेंशियल और हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर हम बात करेंगे। फिरोज गाबा साहब फिशरीज एक्सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये फिशिंग और सी फूड की जो इस वक्त प्रोडक्शन है और इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं, उस पर आप क्या राय रखते हैं? कितनी मुश्किल है इस वक्त इस सी फूड की इंडस्ट्री को लेकर आगे बढ़ना, चूंकि $500 मिलियन पर हम रुके हुए हैं? पोटेंशियल इसका कितना है? सर थैंक यू वेरी मच। सबको सलाम वालेकुम। भाईजान, मुझे 72 का हो गया हूँ। 11 साल की उम्र से मैं फिशरी में था और फिशरी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता था और अभी गंदा नाला बन गया है। वो फिश जो है वो हमारी लैंडिंग, छोटे बच्चे होते वो भी सब पकड़ लेते हैं लाइटों के साथ। और ये सब जो मछली का 100 ग्राम 150 ग्राम की फ़िश होती है, उसको 10 ग्राम 5 ग्राम का फ़िश ये पकड़ लेते हैं। हमें फ़िश बेचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया खरीदार है हमारे पास। जब वियतनाम की एक्सपोर्ट में देख रहा हूँ $9 बिलियन की है। मैं खुद डेवलपमेंट बोर्ड में रहा हूँ। डेवलपमेंट बोर्ड के 200 करोड़ रुपये हमें मिले थे, हम कुछ नहीं कर सके। ये गंदा नाला है, हमें उसमें क्रश डालना है, हमें उसमें गोल पत्थर डालने हैं, क्रश डालना है और पानी हमारा साफ़ सुथरा जैसा वाइट पानी आके हमें मिल जाता है। हमारे 38 नाले के अंदर हमें 38 नालों को सही करना है। अंदरूनी जो नाले जो डायरेक्ट समुद्र में गिर रहे हैं उसको सही करना है। तो उसके ऊपर कोई अरबों रुपए का खर्चा नहीं है, लाखों रुपए के खर्चों के अंदर वो कितनी जगह तो बनी हुई है। तो कोई 90% बनी हुई है, कोई 80% बनी हुई है, कोरंगी में बनी हुई है, लियारी में बनी हुई है। इसको हम बहुत सही कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट है, हम बूला गुजा गुजी सब जगह उसको बड़ा फाइन होना चाहिए। भाई वो छोटे बच्चे जो चावल जितने बच्चे पकड़ लेते हैं तो लैंडिंग कहाँ से भरेगी? हमें लैंडिंग बढ़ाने के लिए मुझे 61 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ पूरी मतलब फिशरी का माँ है न बाप है, कोई फिशरी को देखने वाला नहीं है। तो इस तरह से फिशरी कैसा बेहतर हो सकती है जब तक जिसके माँ बाप नहीं हो गए। जितने भी हमारा सिस्टम है उसको आके सीरियस होकर देखे। अभी यूरोपियन यूनियन आ रही थी
और यूरोपियन यूनियन ने आके मना कर दिया, मैं नहीं आती। अभी जब यूरोप के अंदर हमारी फिश मार्केट सही नहीं होगी, हमें तो ये बताया गया भाई इसको जमीन के अंदर माल नहीं डालो, उसको टब में डालो, टब को भी पायलट के ऊपर रखो, और हम जमीन के अंदर डायरेक्ट माल हम फेंकते, जूते गंदे, तो किस तरह से फिशरी को हम सही कर सकते हैं। कई दफा इसके ऊपर बजट भी मिले, कायम अली शाह ने 52 करोड़ रुपए दिए अपग्रेड के लिए, हमें हर जगह से हमें हमारे पास इसकी फैसिलिटी। हार्बर हमें सोने जैसा हार्बर बना के हमें यूरोपियन यूनियन ने दिया। वो हार्बर भी आप हालत देखें तो आप हैरत में आ जाओगे किस तरह से ये हार्बर की हालत की है। तो फिशरी को बेहतर हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 महीना दे दे हुए फिशरी को, हमारी एडवाइस ले हुए हमारी जिंदगी गुजर गई उसके अंदर। हम फिशरी को बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो आई है विद फ्लैग आइस के लिए, हमारे पास कोई फ्लैग आइस नहीं है। फ्लैग आइस हमने लगा के कंप्लीट कर दिया है, सही कंप्लीट करके, और फ्लैग आइस हम क्यों रोका हुआ काम। फ्लैग आइस जब ये आएंगी यूरोपियन यूनियन, तो उसके विजिट अभी आ रहे थे, मुझे दोबारा बोला चालू करो, हमने चालू किया। तो फ्लैग आइस से समंदर सीधा होना चाहिए, पूरा लो टाइम के अंदर पूरा पानी समंदर में जा रहा है। थैलिया देखें, मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा, हैरान हो जाओगे, गंदा नाला बना हुआ है समंदर। सही। तो फिरोज साहब, ये जो दीगर ममालिक हैं जहां पर अब ये सी फूड एक्सपोर्ट्स कई अरब डॉलर तक पहुंच चुकी, वियतनाम की आपने अभी एग्जांपल दी, 9 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां भी ये सी पोल्यूशन के चैलेंजेस हैं, या वो इससे बेहतर तरीके से निमट रहे हैं और दीगर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एक्वाकल्चर सिस्टम को फ़रोग दे रहे हैं, हम उसमें भी पीछे रह गए? बहुत पीछे सर, हम बहुत पीछे। ये उधर वियतनाम है ना, यकीन करो वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ की फिशरी, मैं तो डेवलप बोर्ड में था तो मैंने यूएसए का पूरा विजिट किया हूँ, इधर वियतनाम के कई विजिट किए। वो सोने जैसा वो लोग ऐसा काम करते हैं, आप देखें साफ सुथरा। ये जो पंगास मच्छी होती है जो होटलों में खा रहे होते हैं, अब यकीन करो वो लाल गोश्त होता है, उसको केमिकल में डाल के, वैक्यूम डब में डाल के ना उसको वाइट करते, 14% तो फिश में उसका पानी का वेट बढ़ जाता है। और हम शादियों हाल में हर जगह वो खा रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने इसके वो ड्यूटी बहुत कर दी है। हमारे पास या कई किस्म की मच्छी है जो हम पब्लिक को 200 रुपए के अंदर, 250 रुपए में, जो सार्डिन है, जैसे बांगड़ा है जिसको इंडियन मैकरल कहते हैं, पूरा थाईलैंड में रोज की बोलते हैं 20 लाख किलो मच्छी खाई जाती है, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 300-400 रुपए की मच्छी, और इतनी विटामिन है इसके अंदर अपन सोच नहीं सकते। तो फिरोज साहब, अच्छा ज़रा सा आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाइएगा ताकि आप वीडियो भी बिल्कुल सही तरीके से आए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। जी सर। जी बिल्कुल सही। तो फिरोज साहब, अब हमें इस वक्त क्या सूबाई हुकूमत सही तौर पर इक़दाम करे, वफाकी हुकूमत का इस वक्त ताउन चाहिए, जो फ़िशरीज़ में काम करने वाले लोग हैं या जो आप जैसे इस वक्त इस कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं, ये जो $500 मिलियन की एक्सपोर्ट्स है, एक तवील अरसे से हम इसी फिगर पर रुके हुए हैं। अगर ये थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएँ, सहूलियात हमें मैसर हो जाएँ, तो हम कहाँ तक अपनी इस एक्सपोर्ट्स को ले जा सकते हैं? सर, अभी जो फार्मिंग हुई है दावेची के अंदर, ये फार्मिंग हुई है, ये फार्मिंग पूरे पाकिस्तान लेवल पर हो गए। ये जाति बदीन, ये 10 मिलियन, क्या हम 2 मिलियन तक पहुंचे, 10 मिलियन तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत, आप एक फिश जो है 1 लाख दाने से ज़्यादा बच्चे देती है। फिर अब आपके मई अप्रैल मई के अंदर मच्छी में सब मच्छी काटो अंडे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लाबिस्टर में बोलते हैं 40 लाख बच्चे होते हैं, हम अंडे वाले लाबिस्टर पकड़ लेते हैं, क्रेप हम अंडे वाले पकड़ लेते हैं। तो कोई तो देख बोला, माँ बाप होगा तो कोई इसको बोलेगा ना भाई इसको बड़ा फाइन करे, जो भी ये इस टाइप का करते। फिशरी को भी पहले एजुकेशन दे और फिर उसके ऊपर सख्ती करे। एजुकेशन नहीं दोगे, कोई एजुकेशन देने वाला, देखो ये एजुकेशन जब इसकी सर्टिफिकेट लेते हैं आप, उससे आप लेते हो अथॉरिटी से लेते हो और कस्टम से लेते हो अथॉरिटी बाहर जाने की। उससे पहले 10 मिनट का उस लोगों को इंटरव्यू कर ले, भाई आप 10 बंदे बाहर जा रहे हैं, 20 बंदे बाहर जा रहे हैं, उसको थोड़ा एजुकेशन दे दे, आपको ये काम करने का राइट है, ये काम करने का राइट नहीं है, आप जो भी चीजें कल आपको ही काम आएंगी। उस टाइप का आज दिन तक जो भी इसकी कभी इसकी मीटिंग हुई भी है तो जो असल फिशरमैन है उसकी मीटिंग नहीं होती है, खाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं और ऐसी खाना पूरी होती है। तो उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ये तो हमारे पास कुछ ये 5 बिलियन या 2 बिलियन करना तो ये 1 साल का काम है। जब सच्चे लोग सब आए, उसमें एक्सेस गवर्नमेंट भी हो गए, फेडरल गवर्नमेंट भी हो गए, सीरियस लोग हो गए।
तो फिरोज साहब, ये पिछले 2-3 माह में, 4 माह में कुछ तब्दीली आपको नज़र आई? चूँकि अब ब्लू इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और उसमें भी जो सी फूड की एक्सपोर्ट है वो एक बड़ा अहम जुज़ है इस पूरी ब्लू इकॉनमी का, एक बड़ी मजबूत इसकी बुनियाद है। तो अब पिछले कुछ अरसे से तो इस पर हमें थोड़ी सी फोकस हुकूमत नज़र आ रही है, मिनिस्ट्री भी बहुत बयानात देती हुई और टेक्नोलॉजी को लाती हुई नज़र आ रही है। तो अब ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली हालात इस वक्त आपको ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं या पहले की तरह ही है सारी सूरत हाल? सर पहले से भी बहुत वस है, बहुत ही। आप समझिए अभी लांचे क्या करती है, 20-30 लोग कतरे के ओड़े के अंदर होती है, फिश मिल के लिए मछली बनती है। वो उसके अंदर रोज की मैं समझता हूँ 50 लाख किलो मछली आती है। 50 लाख किलो मछली जो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 25 ग्राम, 15 ग्राम की मछली लेके वो जाले मारते और वो पकड़ लेते हैं। तो चारों तरफ यहाँ नहीं है, सिर्फ आप बलूचिस्तान के सोनमियानी डाम में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, कराची आ जाएं, छोटे बच्चे हम पकड़ लेते। देखिए लाइट के ऊपर मच्छी, छोटे बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे होते, करोड़ों अरबों बच्चे होते। वो बड़े बड़े जाले मारते हैं, इतने बड़े जाले तो माइलों के ऊपर जाले लगते। वो छोटे बच्चे निकाल देते। भाई 1 महीना रुक जाओ तो बच्ची 1 महीना 1.5 महीना रहने दे समंदर में, तो बड़ी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ अली गाबा साहब फिशरी एक्सपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े चैलेंजेस को उन्होंने हाईलाइट किया जो इस वक्त फिशरीज़ डिपार्टमेंट को, फिशरीज़ की एक्सपोर्ट्स को इस वक्त चैलेंजेस का जिनका सामना है, अब क्या इसमें सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है और कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। मुस्लिम मोहम्मदी साहब फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान फिशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानेंगे कि दुनिया इस वक्त ट्रेड कर रही है 195 अरब डॉलर की और हम सिर्फ 500 अरब डॉलर के अराउंड इस वक्त फंसे हुए हैं। तो अब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, जदीद टेक्नोलॉजी से हमें हम आहंग होना है, या फिर क्या इस वक्त हमारी हुकूमत करे कि हमारा ये शोबा आगे बढ़ सके, जो पोटेंशियल है उसको कैपिटलाइज किया जा सके। बहुत शुक्रिया मुस्लिम मोहम्मदी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हम अपनी इस एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब देख रहे हैं एक ऐप को इस वक्त हुकूमत ने उसका इजरा किया है, एक म्यूजियम बना दिया है। क्या ये इकदाम काफ़ी हैं या कुछ और भी करना पड़ेगा जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी साहब को, मिनिस्टर मोमा को और हमारे डीजी मरीन फिशरीज़ डिपार्टमेंट मंसूर वसान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये 2 चीज़ें जो मुतारिफ़ करवाई हैं। एक तो ये जो फिशरीज़ म्यूज़ियम का इनेकाद किया है, बनाया है, और दूसरा ये जो माही दोस्त ऐप है। ये मैं समझता हूँ कि एक संग मील साबित होगी इन टाइम्स टू कम फॉर आवर इंडस्ट्री, और इसके अंदर जितनी बेहतरी मुझे नज़र आती है, बहुत कम चीज़ों के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स देखने को मिले हैं अब तक, और मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इसके बारे में। जी, तो ये 2 इक़दाम चलें उठा लिए, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स किस हद तक बढ़ सकती हैं, इससे हमारी प्रोडक्शन में क्या फ़ायदा हो सकता है, जो इस वक्त सी पोल्यूटेड है हमारा, उस पोल्यूशन में कितनी कमी लाने के लिए इस वक्त हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है। एक्वाकल्चर में जो हम पीछे रह गए, फ़िश फार्मिंग में हम बहुत पीछे रह गए, इसमें क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, अभी हम बात करते हैं इसकी कि जो फ़िशिंग टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम जो कराची फ़िश हार्बर में बनाया गया है, ये एक तरह से एकदम जो पाकिस्तान की जो क़दीम, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के क्या दुनिया के जो क़दीम तर्ज के ऊपर मछली पकड़ी जाती थी, उससे लेके आज तक के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एनकम्पस किया गया है। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये न सिर्फ ये कि इस म्यूज़ियम से, फ़िशिंग टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम से, दिस विल इम्प्रूव द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ये कि ये एक तरह का नेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड लर्निंग और एक तरह की पॉलिसी डेवलपमेंट का एक इदारा बन गया है, जिसके अंदर पुरानी चीज़ें भी बताई गई हैं और नई चीज़ों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे कि AI इनेबल्ड सोनार सिस्टम्स हैं, और जो कि हेल्प करेंगे हमारी जो ओवर फिशिंग हो जाती है या हमारे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हैं, उन सब चीज़ों के सद्देबाब के लिए ये बेहतरीन प्लेइंग ग्राउंड साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे जो रिसर्चर्स हैं और जो हमारे लोग हैं उनके लिए बेहतरीन ये साबित होगा ये म्यूज़ियम। तो और इसके अलावा उसी दिन ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो ये माही दोस्त ऐप इंट्रोड्यूस कराई है,
ये बेसिकली एक तरह से एक कंज्यूमर ट्रैकिंग सिस्टम है और ये फ्रॉम द कैच टू द टेबल जिसको मैं कहता हूँ, ये उस तरह की ऐप है कि ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी और इसके अंदर डिजिटल कैच को कंज्यूमर्स को मालूम पड़ेगा कि ये मछली या झींगे या जो भी समंदरी चीज़ें हैं वो कहाँ से पकड़ी गई हैं, उसकी राउटिंग क्या हुई है और उसकी बेसिकली ट्रेसेबिलिटी जो है वो सारी चीज़ें करेंगी। और इसमें ब्लॉकचेन और जीपीएस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और क्यूआर कोड्स के ज़रिए से ये इस्तेमाल होगा। और ये जो है इसके अंदर न सिर्फ ये मुस्लिम मोहम्मद साहब, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको हम कैसे कैप्चर कर सकेंगे? दुनिया में इस वक्त खपत मुस्तकिल बढ़ रही है सी फूड की, लेकिन हमारी मछली की जो डिमांड या मांग है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में वो नहीं बढ़ पा रही है, हम अपने नंबर को नहीं इंक्रीज कर पा रहे, तो वो मार्केट्स हम कैसे कैप्चर करेंगे? ये वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल क्योंकि एआई का ज़माना है और जहाँ भी हम माल बेचते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि क्या उसकी ट्रेसिबिलिटी सही है। यानी मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आई, उसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम था तो कहाँ है, हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन का ज़माना है। तो इसीलिए ये जो ऐप है ये बेसिकली क्योंकि इसमें क्यूआर कोड्स इन्वॉल्व हैं और फिशरमैन रिकॉर्ड करेगा अपना अपना कैच डेटा जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन होके आगे भी जाएगा और उससे ट्रेसिबिलिटी होगी। और ये कंप्लायंसेस जो हमारी हैं कैच सर्टिफिकेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की कैच सर्टिफिकेशन है, आईयूयू के रेगुलेशंस हैं, उसके अलावा यूएस मरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट है, आईओटीसी है, ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो हमसे ट्रेसिबिलिटी मांगते हैं। और इस ऐप के आने के बाद और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं बहुत उम्मीद हूँ कि इससे न सिर्फ ये कि हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा बल्कि जो हमें पर यूनिट प्राइस मिल रही है वो हमें बेहतर मिलेगी, क्योंकि हम जब उनकी सर्टिफिकेशंस पर पूरे उतरेंगे और उनको फर्निश करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसके दाम भी बेहतर मिलेंगे जो आज हमें मिल रहे हैं जब ये सब चीज़ें हम इतनी एफिशिएंसी से नहीं कंप्लाई कर पा रहे थे। और मुस्लिम साहब, जो हमारी प्रोडक्शन है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है सी फूड की, उसको हम कैसे एनहेंस करेंगे? चूँकि अभी फिरोज़ गाबा साहब मौजूद थे, वो बता रहे थे कि लोकल लेवल पर ट्रेनिंग का बहुत फुकदान है, माहीगीरों को ये पता ही नहीं है कि किस साइज़ की मछली उन्हें पकड़नी है, बहुत अर्ली एज में वो पकड़ कर उसको वेस्ट कर देते हैं। सी बहुत पोल्यूटेड हो चुका है और गैप इस वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत आगे जाकर इस वक्त मछली को समंदर में पकड़ना पड़ता है। तो ये वाले इशूज़ इन पर भी कोई काम इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी हो रहा है। और ये जो नेट्स का जो इशू है कि हम छोटे नेट्स से वो करते हैं, तो हमें अब यही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम लोग जो मैश साइजेस हैं उसको इस्तेमाल करें और उसके अलावा जो हमारा फिशरमैन है उसको हम एजुकेट करें। बात यह है कि बताने की ज़रूरत यह है कि अगर आप उसको प्रॉपरली आइस करेंगे, प्रॉपर आप उसको लाएंगे, तो उसके अंदर न सिर्फ ये कि वो मछली की क्वालिटी अच्छी रहेगी मगर उसमें उनका भी फ़ायदा है, उनको भी उस पर्टिकुलर मछली के ज़्यादा दाम मिलेंगे जो नॉर्मल एक दाम मिलता है। अगर वही चीज़ को आप डबल ए ग्रेड करके लाएंगे तो ऑब्वियसली उसके दाम उनको भी अच्छे मिलेंगे। और जो प्रोसेसर्स हैं हम जब उसको सेल करेंगे तो हम लोगों को भी उसके बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और प्राइसेस मिलेंगी। और ये एक पूरी कंप्लीट चेन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का, और इसमें ये एक बहुत ही विजनरी और बहुत ही टाइमली चीज़ है जिसकी बहुत ज़माने से ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे वक्त के ऊपर ये दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। और मुस्लिम साहब, इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नंबर्स की सूरत में कब जाहिर होना शुरू करेगा? यानी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा एक्सपोर्ट्स को ये बढ़ाने में, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, या ओवरनाइट कोई अच्छी तब्दीली हम देख सकते हैं कि ये 500 मिलियन से बढ़ के कोई 700 साढ़े 700 मिलियन डॉलर्स पे जाएं, फिर एक आध साल में हम 1 अरब डॉलर को हासिल करने के काबिल हो जाएं? देखिए, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ आप समझते हैं अरबाब साहब के ओवरनाइट तो नहीं होती, लेकिन ज़रूर हर चीज़ की शुरुआत होती हैं और अभी जो शुरुआत हुई हैं वो अच्छी हैं, पॉजिटिव स्टेप्स हैं।
और मैं समझता हूँ कि इससे डेफिनेटली आप देखेंगे कि इससे बहुत चीज़ों में बेहतरी आएगी। यूरोपियन यूनियन के हवाले से, IOTC के हवाले से, IUU रेगुलेशंस के हवाले से, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और जब हमारी ट्रेसेबिलिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इसके असरात आपको ज़रूर नज़र आएंगे। मुमकिन है कि जैसे आपने फरमाया कि ये कोई कंप्यूटराइज्ड AI सॉल्यूशन तो है नहीं कि आपने बटन दबाया और उसका रिजल्ट निकला, क्योंकि ज़ाहिर है एक नेचुरल क्रॉप है, समंदर है, चीज़ें आती हैं और हमारे फिशरमैन को भी इन चीज़ों को ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और जब ट्रेन होंगे तो उसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आइंदा चंद महीनों में या कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें एक रूटीन बन जाएंगी, जिसको आज हम ये समझ रहे हैं कि ये ज़रा मुश्किल टास्क है या हमारा फिशरमैन नहीं कर सकेगा, ऐसी बात नहीं है। और एक आखिरी सवाल मुस्लिम साहब के, ये जो इसमें फार्मिंग के मामले में या एक्वाकल्चर के सिलसिले में लोकल इन्वेस्टर्स का इस वक्त कोई रुझान है, कोई दिलचस्पी है, या उनको देखकर फॉरेन इन्वेस्टर कोई इस शोबे में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, और इसका इस वक्त मुस्तकबिल क्या है? चूँकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक बड़ी कामयाबी के साथ अपनी एक्सपोर्ट्स को इस फार्मिंग के ज़रिए, एक्वाकल्चर के ज़रिए आगे ले जा चुके हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एक्वाकल्चर का रिजीम है वो बहुत ही पुर उम्मीद है, और इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, खुसूसन जो अभी पंजाब में एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग हुई और जो उसके क्रॉप्स आई वो बहुत अच्छी थी, वो अच्छे दामों में भी बिकी और आसानी से बिकी। तो इसीलिए आप देखें कि आजकल इसका बड़ा रुझान है, पंजाब में भी, सिंध में भी, अब तो बल्कि बलूचिस्तान में भी ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 2 से 3 साल में आप देखेंगे कि आपकी जो मरीन कैच है इंशाल्लाह उसके मुकाबले के अंदर ही, जैसा कि दूसरे ममालिक में होता है, आपकी कैच जो है वो बढ़ जाएगी और आपको एक्वाकल्चर का इतना सी फूड मिलेगा कि ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपोर्ट्स 500-700 मिलियन की आप बात करें, मैं तो उसको 2 बिलियन के ऊपर देखता हूँ। अगर ये चीज़ें और मामला जिस तरह से हम प्लान आउट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी नीयतें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आप देखेंगे कि सी फूड विल बी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट अर्नर्स फॉर पाकिस्तान इन द ईयर्स टू कम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम मोहम्मदी साहब, साबिक चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान फिशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा कि हुकूमती लेवल पर इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए हैं और इससे फिर आगे एक्सपोर्ट्स का जो नंबर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। ब्रेक से पहले आज एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, कुछ नई नफसियाती हदें अबूर की हैं। 1,85,000 की सतह को आज पहली बार टच किया गया और 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का हमने इजाफा आज भी स्टॉक मार्केट में होते देखा, जो कि पॉइंट्स के एतबार से एक बड़ा इजाफा है। लेकिन अब स्टॉक मार्केट हमारी इतनी ऊपर जा चुकी है कि परसेंटेज वाइज ये बड़ा मामूली सा इजाफा इस वक्त हमें लग रहा है, क्योंकि 1.4% की आज ये बेहतरी सामने आई है। तो इस 2026 के एतबार से हम देखें तो प्रेडिक्शन है कि 2,60,000 का भी इंडेक्स इस साल क्रॉस होगा और बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ इस वक्त 2026 का स्टॉक मार्केट ने लिया है। रोज़ाना हम देख रहे हैं कि 3200-3300 या 2,500 से ज़्यादा के नंबर्स इस वक्त इंडेक्स में ऐड हो रहे हैं, और न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर इस वक्त इस जाने मुतवज्जे हो रहे हैं, बल्कि इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्द हमारी स्टॉक मार्केट का बड़े ह्यूज वॉल्यूम के साथ रुख करेगी। और जिस तरह 2025 में ये सिलसिला ग्रोथ का जारी रहा है, उसी तरह 2026 में भी जारी रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 2025 में पाकिस्तानी मईशत के तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स को कंट्रोल किया गया, तो उसके बाद मुख्तलिफ सर्वेज़ में हमने देखा कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तानी अगले साल के लिए, इस साल के लिए उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि 2026 बहुत बेहतर हो सकता है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कई रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर किया। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान लेकर कामयाबी से चल रहा है, लेकिन अदर साइड पर हम देखते हैं तो माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। महंगाई की सूरत में गो के उसके बढ़ने की शरह में कमी ज़रूर आई है, लेकिन बेस प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी की सूरत में बहुत तेज़ी के साथ लोगों में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। तो अब ये
फोकस किस तरह से किया जा सकता है, ये चैलेंजेस कैसे रोके जा सकते हैं, फिर एक ट्रेड डेफिसिट का जो एक बड़ा चैलेंज है जो कि वाज़ेह तौर पर ये बताता है मुल्क की एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल मुश्किल का शिकार हैं, कम हो रही हैं, और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल पर दुनिया की जिस पर नज़रें होती हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर लोगों को अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। कैसे इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस पैदा किया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी रेजिलियंस शो किया है इकोनॉमी में। एक रिवाइवल की तरफ हम गए हैं, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक वो स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है कि हम एक वल्नरेबल कंडीशन से बाहर निकले हों, क्योंकि हमारे कुछ जो चैलेंजेस हैं वो तकरीबन उसी तरह के हैं। आपको पता है, एक तो हम IMF प्रोग्राम में हैं, और जब भी आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा एजेंडा रेवेन्यूज़ का होता है, ज़्यादा एजेंडा डेफिसिट को कंट्रोल करने का होता है। तो जो अभी आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो शायद आपको इन्हीं चीज़ों में नज़र आ रही है कि जहाँ पे हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंट बढ़े हैं, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने बेहतर किया है, लेकिन ग्रोथ आपको पता है कि हम अभी भी शायद 3% के अराउंड बोर्ड ग्रो कर रहे हैं, और इस साल भी जो चांसेस हैं वो तकरीबन हमको 3.5% पे ग्रो करेंगे। तो जाहिर है चैलेंजेस हमारे उसी जगह पे हैं कि जब हम इस IMF प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जब ये वेंटिलेटर से हम उतरेंगे तो हम उस काबिल हो जाएंगे कि जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएं। तो शायद अभी हमें माइक्रो लेवल्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा बिजनेस अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ी है, वो जस्ट 9% है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ हम वो ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते कि हम अपने चैलेंजेस को बेहतर कर सकें, ये अभी भी चैलेंज है। अब शुजात साहब, हम ये देखते हैं कि बिज़नेस हमारा नहीं ग्रो कर पा रहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें कम है, जिस तरह आपने भी ये पॉइंट आउट किया, लेकिन स्टॉक मार्केट जो कि ऑलमोस्ट 100% प्राइवेट सेक्टर पर ही डिपेंडेंट होती है, वहाँ हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज़ एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्टॉक मार्केट पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत एतमाद है, लेकिन जो एक कारोबारी फ़ज़ा है उस पर क्या वो उस तरीके का एतमाद नहीं है इस वक्त? देखिए, स्टॉक मार्केट एक अच्छा खुशाइंद उसकी ग्रोथ है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा पॉलिसी रेट कम हुआ है। आज से 2 साल पहले लोगों के पास चॉइस थी कि वो बैंक में पैसे रखते और उनको एक बड़ा हैंडसम 18-20-22% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो आपको पता है कि इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 10.5% है। तो बहुत सा पैसा लोगों ने बैंकों से निकाल के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, और स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की एक अच्छी बिजनेस हेल्थ को शो करती है। लेकिन मैं आपको ये भी अर्ज करता जाऊं कि हमारी स्टॉक मार्केट का साइज बहुत कम है। अगर आप बहुत से मुल्कों में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट उनकी GDP कि स्टॉक मार्केट हमारी सिर्फ 4 to 5% है GDP का, और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 0.1% पाकिस्तान के लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें इस स्टॉक मार्केट की बढ़ती हुई सूरत हाल को देख के इसको और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क में एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल लेने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है। तो ये एक टाइम है कि जहाँ पे इस स्टॉक मार्केट में हमारी इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, वर्टिकल भी। वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं, और लोग भी स्टॉक मार्केट में आए, और लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड के अंदर या इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा सेव कर रहे हैं, वो शायद हमारे बिजनेसेस के अंदर आएगा, तो यहाँ से हमारी मैशत चलेगी। सही। अब शुजात साहब, 1.5 साल तकरीबन हमारे पास या पौने 2 साल का अरसा इस वक्त मज़ीद है जो हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे। तो अब जब ये 2027 में इख्तिताम पजीर होगा, तो उसके बाद हमें अब जो इस वक्त के इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, या इन 1.5 पौने 2 साल में हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि फिर इस प्रोग्राम को हम एक ब्रेक लगा सकते हैं?
देखिए जी, सितंबर 2027 तक हम IMF प्रोग्राम में हम कोई सितंबर 2027 तक को रेवेन्यू साइड पे शायद को बहुत मेजर रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं जो हमें बड़ी सीरियसली करने की जरूरत है। रेवेन्यू साइड पे हमें अपने टैक्स बेस को एनहांस करना है, ये बड़ी क्लियर चीज है। इस वक्त हमारा टैक्स रेट बहुत हाई है, चाहे वो बिजनेसमैन के ऊपर है चाहे कंज्यूमर के ऊपर है। तो हमें अपने टैक्सेस के अंदर वो रिफॉर्म्स करनी है कि जहाँ पे इस टैक्स बेस को हमें वाइडन करना है। एक्सपेंडिचर साइड पे अभी हमने नहीं किया, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं या हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया और शायद हमें इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके ये एक्सपेंडिचर साइड पे हमें वो करना है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हमारे बिजनेसमैन के ऊपर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने बहुत से रेगुलेशंस पिछले 10-15 साल में 3 गुना रेगुलेशंस बढ़ गए हैं। उन रेगुलेशंस की वजह से लोग बिजनेस के बजाय बाकी जगहों पे अमाउंट इन्वेस्ट करना देखेंगे। आप अगर सिर्फ देखें तो पाकिस्तान UAE को जाके रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जी आप हमारे $3 बिलियन हमारे बैंकों में रहने दें, लेकिन उसी UAE के मार्केट में पाकिस्तानी हर साल 7-8 अरब डॉलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें वो तरगीब देनी है कि ये पैसा जो हमारा ही मुल्क के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं या इधर प्लॉट्स के अंदर करते हैं, वो रिफॉर्म्स लेके आए कि जहाँ पे हम इस पैसे को अपने बिजनेस एंटिटीज के अंदर लेके आए। तो ये रिफॉर्म का टाइम है। अगर देखें हम ये रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें तकरीबन एनुअली इस वक्त $6-7 बिलियन अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, चाहे वो हम एक्सपोर्ट से करें चाहे वो हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। अगर ये हम $6-7 बिलियन का क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेंगे तो शायद हमें फिर एक और प्रोग्राम चाहिए होगा। और शुजा साहब, ये जो ये क्वेश्चन क्या हम रेमिटेंसेस के जरिए जिस तरह हम अभी ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करते हैं तो ये हम इसको भी बैलेंस कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि हर साल 7-7.5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं और उसी मुनासबत से फिर रेमिटेंसेस में भी हमारा इजाफा हो रहा है। तो ये लोग मुल्क में रहकर ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं या फिर ये एक बेहतर ऑप्शन है कि लोग बाहर जाएँ और वहाँ से फिर डॉलर्स भेजें ताकि वो गैप भी कवर अप हो सके? देखें, इस वक्त अगर आप पॉपुलेशन हमारी लेबर फोर्स ग्रोथ देखेंगे तो हर साल हमारी लेबर फोर्स 4% ग्रो कर रही है। हर साल तकरीबन 3 मिलियन नई लेबर मार्केट के अंदर आ रही है। तो रेमिटेंसेस एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन होगा कि जहां से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे हम उस वक्त तक आप देखें हम कमोडिटीज को इंपोर्ट करेंगे। तो पिछले 20-25 साल में हमारा सबसे बड़ा ये चैलेंज हुआ है कि हम एक इंपोर्टेड और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन गए हैं, जहां पे हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो भी ज्यादातर उन सेक्टर्स के अंदर आई है कि जहां से हमने अपनी लोकल सिर्फ कंजम्पशन को फुलफिल किया है। तो जब तक हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे वो चैलेंज हमारा करंट अकाउंट का तब भी रहेगा। सही। तो अब शुजा साहब, ये फिर हमने माजी में कुछ साल ऐसे देखे जिसमें हमारे डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल में रहा, लेकिन वहाँ हमने इंपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी। हमारी एक्सपोर्ट है ही इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट, तो ये फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे ही हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। देखें, इंपोर्ट को कर्टेल करना मसले का हल नहीं है। शायद वो टेम्पोररी तौर पे हम उस साल के लिए या 1 या 2 सालों के लिए हम करंट अकाउंट को या प्राइमरी डेफिसिट को शो कर लेंगे कि हमने एक्सपोर्ट को कम किया है। अगर आप एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश की तरह, तो ये दुनिया में कई कंट्रीज कर रहे हैं कि जहाँ पे वो वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखें, हमें शायद यही बांग्लादेश वाले मॉडल की तरफ जाना होगा। वियतनाम को आप देख लें, ये बहुत से आपको कंट्रीज मिलेंगे कि जहाँ पे वो इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल को उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो देखें, हमें जब तक हम अपनी वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्री है, हमारे पास 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, उनके अंदर हमें इसको कैपिटलाइज करना है और उसी से आपकी जो लोकल जॉब क्रिएशन है वो होगी, उसी से आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।